Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 10K से ज़्यादा ऑलरेडी वहाँ पर लोग फॉलो कर चुके हैं। आप भी जाकर मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं कवर करूंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहाँ पर करंट अफेयर पूछा जा रहा है जहाँ पर एक डिटेल एनालिसिस को मांगा जाता है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आर्टिकल मैं डिस्कस करता हूँ उनकी एक इनफ कैटेगरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। यानी कि इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है वो है पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। तो पीएम स्वनिधि स्कीम का टाइम पीरियड रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2024 तक इसका टाइम पीरियड कर दिया गया है, यानी इतने समय तक ये स्कीम काम करेगी। तो स्कीम है क्या, इसके बारे में समझेंगे। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग इस स्कीम की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पीएम स्वनिधि स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, एसवी मतलब स्ट्रीट वेंडर्स और ए मतलब यहाँ पर आत्मनिर्भर और ये यहाँ पर आगे निधि लिखा हुआ है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम, बात क्लियर हो गई। अब ये किस चीज़ के लिए इसको समझेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया दिसंबर 2024 तक इसके टाइम पीरियड को अभी के समय पर बढ़ा दिया गया है। देखो इस स्कीम को लेकर आया गया था या फिर लागू किया गया था 1 जून 2020 को, और वो समय वो वाला था जब कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। आपने देखा होगा 2020 के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, है ना, क्योंकि कोरोना की काफ़ी चर्चा हो चुकी थी, लॉकडाउन्स वगैरह सभी जगह पर लग चुके थे, लोगों को काफ़ी नुकसान हो चुका था, बिजनेस वगैरह ठप हो चुके थे। तो उस समय जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो गलियों के अंदर आप देखोगे सामान बेचते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, ठेले पे सामान बेचते हैं, उनकी बात की जा रही है, उन स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है ना, वो इन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए लेकर आई गई थी। तो इसको 1 जून 2020 में लागू किया गया ताकि हम क्या कर सकें, इन स्ट्रीट वेंडर्स को एक कैपिटल लोन प्रोवाइड करवा सकें, इनको एक लोन दिया जा सके ताकि ये अपना लाइवलीहुड वो बचा सकें, यानी कि जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी जैसे, वो यहाँ पर आगे चल सके। क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस के ऊपर और ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था, कोई यहाँ पर इनका काम चल नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको पता है ये ठेला लगा रहे हैं, रोज़ाना जो मिल रहा है उसी से कमा के खा रहे हैं। तो हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, जिसके बेसिस पर इस पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर आया गया। तो इस स्कीम को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हिस्सा है हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का, ठीक है ना। तो इसके बारे में याद रखना। बाकी आप देखोगे ना तो अभी तक लगभग 13,403 के आसपास जो वेंडिंग जोन्स हैं, कुछ ऐसे एरिया जहां पर सबसे ज़्यादा आपको इस प्रकार से ठेले वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। तो अभी काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट मिला इससे, लेकिन बात यह की जा रही है कि अभी इस स्कीम को 2024 तक हमने एक्सटेंड किया है और पर्पज़ हमारा यह है कि आने वाले समय में लगभग 42 लाख, कितने, 42 लाख के आसपास जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको इसका बेनिफिट पहुंचाया जाए अंडर दिस पीएम स्वनिधि स्कीम बाय दिसंबर 2024। बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे फंडिंग की, यानी कि जो भी यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वो सब कौन कर रहा है, मतलब कौन ये सारा पैसा प्रोवाइड करवा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जो ये स्कीम है ना, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर पैसा खर्च करके उस स्कीम को रन कर रही होती हैं। जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहाँ पर केंद्र सरकार ही केवल सारा का सारा पैसा खर्चती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब ये फुल्ली तरीके से जो फंड की जा रही है वो हमारी केंद्र सरकार के थ्रू की जा रही है। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड
एंड अर्बन अफेयर है वो बेसिकली इसको पूरी तरह से फंड कर रहा है ताकि लोगों को लोन प्रोवाइड करवाया जा सके, रेगुलर रीपेमेंट्स हो सके, उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो उनको पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं जो ये स्कीम है ना, इससे क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुलकर नजर आएंगी। उनको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर हमारे लिए एक सपोर्ट के लिए कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है, बिल्कुल हमें लोन मिलेगा तो हम आगे थोड़ा सा ग्रो कर पाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी, जो ये स्कीम है ये सभी लोगों के लिए एलिजिबल है, मतलब सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूँ। इस स्कीम के बेनिफिट्स उन लोगों को मिलेंगे जो लोग उन राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी कुछ रूल्स देखने को मिलते हैं, रूल्स एंड स्कीम्स देखने को मिलती हैं अंडर दिस स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, जहां पर ऑलरेडी यहां पर ये एक्ट काम कर रहा है, यानी कि इन वेंडर्स को लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह पर एक्ट ऑलरेडी देखने को मिलता है। तो जहां जहां पर ये एक्ट आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा वहां पर उन बेनिफिशियरीज को फ़ायदा मिलेगा। जैसे मेघालय की बात करें तो मेघालय का खुद का अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, उनका खुद का यहाँ पर वेंडर्स को लेकर अलग से कानून है। तो बेसिकली यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ के लोग सारे के सारे इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में थोड़ा सा। ये जो स्कीम है ये सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अवेलेबल है। पहले तो इसके अंदर कुछ और चीज़ें थी, पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, ठीक है ना, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इसको यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत फालतू में है ही क्यों। इसको जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करके समझेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे आपसे कहीं पूछी नहीं जाएंगी। बस खाली यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया है इस स्कीम के बारे में उतनी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे वन एग्जामिनेशन में कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ध्यान रखना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2024 दिसंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये किसके लिए लेकर आई गई है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए लेकर आई गई है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पीएम स्वनिधि की जो फुल फॉर्म है उसको यहाँ पे याद रखना। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड इंडिजीनियस पीपल के बारे में। अगर मैं आपसे बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं एग्जैक्टली कि एक जंगल को बचाना है, उस जंगल के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है, तो उसको हम कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, जिससे कि उनकी मतलब वहाँ पे रहकर उस पूरे जो पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें निकल रही हैं उनसे यहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वही लोग क्या कर सकते हैं, उन एरिया का पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर उन लोगों को हटा दिया जाए उस एरिया से तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी सारी जगह पर हो क्या रहा है कि जंगलों से जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको हटाया जा रहा है, उन कम्युनिटीज़ को हटा दिया जा रहा है बिल्कुल कि आप हट जाओ, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से जो पेड़ वगैरह वो पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं, जो कि अगेन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पे बातचीत की गई है बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड इंडिजीनियस पीपल के बारे में। तो मैं आपको समझाऊंगा कि जो खासकर ट्राइबल पीपल हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं, इनका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है और ये किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये न्यूज़ में आखिरकार आर्टिकल क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के तहत यहाँ पर इन इंडिजीनियस पीपल के बारे में चर्चा की जाती है। बोला यह जाता है कि साल 2020 के बाद से हमें यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने चाहिए बायोडाइवर्सिटी को लेकर, यानी जो भी ये जंगल हैं, जंगल के अंदर पेड़ पौधे हैं और भी जानवर हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और खासकर हमें काम ये करना चाहिए, जो जंगलों के अंदर इंडिजीनियस पीपल्स रह रहे हैं, वहाँ के लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पर देखने को मिलेंगी, उनके जो हक है ना उनको एक प्रोटेक्शन दी जाए, उनके राइट्स को प्रमोट किया जाए, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए, है ना। तो इससे यहाँ पर काम बन सकता है क्योंकि वही मेन लोग हैं जो कि उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा तो डेफिनेटली वो एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। आगे मैं और विस्तार से इसका एनालिसिस करूँगा। तो हुआ क्या, IIFB ये एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंडिजीनियस फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये पूरा का पूरा मंच है जो कि बायोडाइवर्सिटी को लेकर डिस्कशन करता है। तो इस बॉडी ने भी, इस बॉडी के अंदर जो जो मेंबर्स हैं, अब इस बॉडी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ कवर करूंगा। तो ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी एक ही सी चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि जो इंडिजीनियस पीपल के राइट्स हैं, इनके जो हक है ना, इसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाए। इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो इन्हीं के इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की जा रही है। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पर अभी चर्चा की जा रही है। तो अगर हम बात करें जो इंडिजीनियस पीपल है या लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इनके पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं
और ये लोग करते क्या है, उस एनवायरमेंट को जहाँ पर ये रह रहे हैं, जिस जंगल में रह रहे हैं, उसकी पूरी तरह से ये प्रोटेक्शन भी करते हैं, उसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से करना जानते हैं। तो इस वजह से इनको इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो भी हमारा एनवायरमेंट है, उसका गार्जियन बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो कि इन ह्यूमन राइट्स को, इन लोगों के जो हक हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए, है ना, ठीक है ना, उन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करे, उनके राइट्स को सपोर्ट करे। ऐसे हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, क्योंकि उनके पास में जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है कैसे चीज़ों को बचाना है, पूरी तरह से यहाँ पर नॉलेज उनको देखने को मिलेगी, तो उसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, जो कि आज के समय पर देखने को भी मिलता है। तो अब उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा की जा रही है कि आखिरकार जो इंडिजीनियस पीपल हैं, इनका रोल कितना ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, जो ये प्लांट्स एनिमल्स इनको बचाने में इनका रोल कितना बड़ा देखने को मिलेगा, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात आप देखोगे ना, तो बहुत सारे जो आज के समय पर अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर फसलें हो गई, कुछ फ्रूट्स यानी फल हो गए, सीड्स हो गए, बल्ब, रूट्स, ट्यूबर्स, इस प्रकार की अलग अलग यहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलता है, अलग अलग वैरायटीज़ के। इनको आज के समय पर क्या हो रहा है, अलग अलग जो इंडिजिनियस ग्रुप्स है वो इसको प्रोटेक्शन कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पर बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं सोर्सेज के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, उन फसलों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन फ्रूट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं। तो इस वजह से उनको वो हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एडिबल पर्पज़ के लिए, खाने के लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो उसको यहाँ पे ग्रो भी किया जाता है। इस वजह से उस एरिया को वो और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब बात करते हैं इनके ट्रेडिशनल नॉलेज की, तो जितने भी ये इंडिजीनियस पीपल हैं, आप देखोगे इनके पास में ऑलरेडी काफ़ी सारी नॉलेज है ना। इनको यहाँ पर बोला जाता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज का पूरा पूल है, बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स ये लोग लगाते हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी वो दवाइयों का काम करते हैं, है ना। ये जो प्लांट्स है ना, ये एंटीडोट्स का काम करते हैं, यानी अगर सांप ने काट लिया तो वहाँ पे ये मेडिसिनल प्लांट्स अच्छे से काम कर सकता है, या किसी बिच्छू ने काट लिया तो वहाँ पर भी इन प्लांट्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं ये प्लांट्स। तो इस प्रकार के प्लांट्स भी ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पर ग्रो करती हैं। तो ये तो पहला इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, कंजर्विंग द सैक्रेड ग्रुप्स। आज के समय पर जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है ना, उसको यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ पूरी तरह से पूजती हैं, आप ऐसा भी देख पाओगे। तो ये जो यहाँ पे जो सैक्रेड ग्रुप्स है ना, इसको हम लोग पवित्र उपवन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार की ये प्रकृति पूजा है, यानी नेचर की पूजा करना। तो ये बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। यहाँ पे जो ये आदिवासी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी ना, ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर इन प्रकृति की पूजा करते हुए आ रहे हैं, और इसी विश्वास से ये लोग आगे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इन फॉरेस्ट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए हैं। ऐसा नहीं कर रहे होते तो पता नहीं यहाँ पर जो भी फ्लोरा फोना है, जितने भी पेड़ पौधे या जानवर हैं, वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म हो गए होते। तो आप देखोगे किस प्रकार से यहाँ पर पूजा की जा रही है। कुछ इमेजेस आप और भी देखोगे, वहाँ पे आपको और अच्छी अच्छी इमेजेस निकल कर आएंगे। ये भी प्रकार की आपको इमेजेस निकल कर आती हैं सैक्रेड ग्रुप्स की, ठीक है ना। अब होता यहाँ पर यह है कि ये जो कम्युनिटी है, ये आज के समय पर बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर इनके ऊपर आ चुकी हैं। जैसे सबसे पहली परेशानियाँ, डिसरप्शन आफ्टर डेजिग्नेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब एक पर्टिकुलर जंगल वाला एरिया था, यहाँ पर ढेर सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही थी, वो उस एरिया को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करके रख रही थी। अब क्या हुआ, उस एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते ही यहाँ पे अलग अलग प्रकार के काम होने लगे। उस पर्टिकुलर एरिया का जो चार्ज है ना, वो यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास में आने लगा, अलग अलग बॉडीज़ के पास में आने लगा, है ना। वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारे जो आउटसाइड वाले लोग थे वो यहाँ पर पहुँचने लगे। तो इससे इन लोगों की जो पॉपुलेशन है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। इनको हटा भी दिया जाता है, बहुत बार हम लोग देखते हैं। तो जिस चक्कर में जिस एरिया को इन्होंने बचा के रखा हुआ था ना, वो एरिया कहीं ना कहीं अब बर्बाद होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ये तो पहला इशू है। क्या है ये पहला चैलेंज देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आपको बताया कि क्या क्या डिफिकल्टीज़ ये फेस कर रहे हैं। दूसरी डिफिकल्टीज़ जो यहाँ पर ये लोग फेस कर रहे हैं ना, वो है लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट। ये बेसिकली लैक होगा। तो यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट राइट्स हैं, हमारे जंगल को लेकर जो भी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, इन लोगों के पास में हक देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसको प्रॉपरली लागू नहीं किया जाता। ये वाला मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बिल्कुल कोई भी सटीक डिसीजन आया नहीं है। तो कई बार यहाँ पे देखो फॉरेस्ट राइट्स को लेकर बहुत बार ये मैटर उठा भी है, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है कि हाँ किस प्रकार से इनके पास में राइट्स अवेलेबल है, जंगल में रहने वाले लोगों के पास में राइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन
इसको ज़्यादा वैल्यू आज के समय पर नहीं दी जा रही है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। एक तरफ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जंगलों को बचाने की, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की, प्लांट्स को बचाने की, दूसरी तरफ डेवलपमेंट जो विकास है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक ही काम यहाँ पर एक समय पर किया जा सकता है या फिर तरीके से काम किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि आप डेवलपमेंट ऐसी स्पीड से लेकर चलो या फिर इस तरीके से लेकर चलो जिससे कि एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी सारा नुकसान पहुंच जाए। तो आप देखोगे आज के समय पर क्या हो रहा है, इन इंडिजिनस पीपल को हटा दिया जा रहा है उनके एरिया से और वहाँ पर बांध बनाए जा रहे हैं, खनन किया जा रहा है, रेलवे लाइन बनाई जा रही है, रोड्स बन रहे हैं, पावर प्लांट बन रहे हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और अगर ये लोग नहीं हटते हैं तो इनको ज़बरदस्ती वहाँ से फोर्सफुल इनको हटाया जा रहा है, इनकी ज़मीन से निकाल दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, केवल और केवल जो हमारा एनवायरमेंट है वो डैमेज हो रहा है और इन लोगों के पास में जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वोलेशन हो रहा है। ये बात क्लियर हुई। तो अब ये बोला जा रहा है कि 2020 के बाद से हमारे पास में कुछ नए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में कानून होंगे ना जो कि इन लोगों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो हमारे कुछ गोल्स एंड टारगेट्स, जैसे कि हमने कुछ नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में चर्चा करी है कि 2050 तक हम लोग क्या काम करेंगे। हम लोग 2050 तक इनके राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। जो बायोडाइवर्सिटी आज के समय पर ख़त्म हो रही है उसको यहाँ पे हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में ऐसे ही हम लोगों ने 2030 के कुछ टारगेट्स रख रखे हैं। 2030 तक का भी हमारा टारगेट यहाँ पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है ना, 2030 तक हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट 30% जो ज़मीन है उसको हम लोग दुनिया के प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंडर में लेकर आ जाएं, जहाँ पर एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की बात हो। फिर एक टारगेट हमारा ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती हैं यानी कि ये बाहर की अलग अलग प्लांट्स की प्रजातियाँ होती हैं, अब वो प्रजाति जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उगती है ना तो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगती है और ग्रो होते होते वहाँ की जो खुद की अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनको खा जाती है और फिर ये प्रजाति और तेज़ी से ग्रो होने लगती है। तो ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है इनको ख़त्म करने का हमने टारगेट रखा है 2030 तक, है ना। जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ खत्म हो रहे हैं इसको हम वापस से लेकर आएंगे, इसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा है जो कि हमारे एनवायरमेंट को डैमेज हो कर रहा है उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। 2030 को लेकर हमने यहाँ पर टारगेट्स रखे हैं, 2030 तक हमने ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। बात आपको क्लियर हो गई। तो अभी मैंने आपको ये पूरा का आर्टिकल समझा दिया कि क्या क्या यहाँ पर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ये आपको बिल्कुल मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्प करेगा। अब प्रीलिम्स के लिए एक और चीज़ आती है, वो यहाँ पर ये वाली बॉडी इंटरनेशनल इंडिजीनियस फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी IIFB के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही मिलकर यहाँ पर डिस्कशन किया है कि कैसे हम लोग इन जंगलों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो IIFB की जब हम लोग बात करते हैं ना तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग सरकारों के रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी के अंदर में आता है ना। हमारी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन भी आता है, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट आती है यहाँ पर। फिर उसके बाद में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं, वो सब मिलकर यहाँ पर इस बॉडी को चलाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंट मीटिंग्स भी यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज करता है। इसका मकसद टोटल यहाँ पर यह है कि जो इंडिजीनियस स्ट्रैटेजीज़ है ना उनको यहाँ पर लेकर चलना। मतलब जो इंडिजीनियस पीपल हैं, जो वहाँ लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास में जो नॉलेज और जो रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो उस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो वैसा का वैसा ही रहे, इस चीज़ को यहाँ पर ये सपोर्ट करने का काम करता है IIFB। तो इसने अभी इसी वाले मुद्दे को उठाया कि हाँ हमें अलग से ये चीज़ों को सपोर्ट करना होगा। तो ये जो IIFB है इसको बनाया गया था, जो 3rd कॉन्फ्रेंस हुआ था पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, तो इस दौरान यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। ये 3rd कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था अर्जेंटीना के अंदर। तो इस बॉडी को IIFB को कहाँ पे बनाया गया, अर्जेंटीना में, नवंबर 1996 के अंदर में। बात क्लियर हो गई। अब हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन है। नंबर 1 पॉइंट, रिकग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाओ। जो भी जंगल में रहने वाले लोग हैं जिनके पूरी तरह से जो उनके हक हैं उनको यहाँ पे एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी वहाँ पे सुरक्षा की जाए। बात क्लियर है। दूसरा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ FRA, क्योंकि मैंने आपको बताया जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना इसको लगातार यहाँ पर लागू करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी सारे केस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सरकार को यहाँ पर एक एफर्ट लगाकर, एक जोर लगाकर
एक ट्रस्ट बनाना चाहिए सरकारी एजेंसीज के अंदर और जो लोग इन जंगलों के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट मेंटेन रहेगा ना, इन लोगों को जो इंडिजिनियस पीपल हैं इनको हम लोग इक्वल सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे जैसे बाकी सारे लोग हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इन लोग के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन बैठेगा, इनको हम बल्कि इस काम में और सपोर्ट कर सकते हैं जिससे ये हमारे एनवायरमेंट को और बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। अपनी जो नॉलेज है वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम दूसरी जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ढेर सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसको अलग तरीके से देखो तो, ठीक है ना। दूसरा यहां पर बताया गया क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द ट्राइबल पीपल फॉर कंजर्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया इनके पास में जो भी इनकी नॉलेज है, जो भी इन्होंने सीखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाकी एरियाज़ के अंदर में, क्योंकि ये वहीं पर रह रहे हैं बहुत लंबे समय से। उन चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने प्रोटेक्शन देना समझा है अच्छे से। फिर उसके बाद में द ट्राइबल्स द फॉरेस्ट साइंटिस्ट, यानी जो ट्राइबल पीपल है ना, इनको हम लोग बेस्ट कंजर्वेशनिस्ट की तरह मानते हैं। यानी कि अगर कोई जंगलों को अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, उनकी सुरक्षा कर सकता है, तो वो खुद ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती हैं। वो सब लोग यहाँ पर उस नेचर से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है ना। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपने जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। और कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, जब हम इन ट्राइबल पीपल के जो राइट्स हैं, इनके जो हक हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा ना हो कि इनको यहाँ पे हटा दिया जाए उस एरिया से, तो ऐसा होगा तो बिल्कुल एनवायरमेंट डैमेज होगा। बट इनको सपोर्ट करके हम एक बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये इस आर्टिकल के अंदर पूरी की पूरी कहानी थी। आई होप आपको यहाँ पर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल चुके होंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आता है, नीड टू रिस्ट्रक्चर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रोल। तो एक बेसिकली ये आर्टिकल क्या कहूँ, एक एडिटोरियल है, क्योंकि आपको पता है इस करंट अफेयर के वीडियो में सभी चीज़ मैं इंक्लूड करता हूँ जो भी खासकर इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के अलावा, द हिंदू तो आपका मॉर्निंग में कवर हो जाता है, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज बचते हैं वो सब मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, बेसिकली एक एडिटोरियल है, एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ताकि आपके पास में कुछ ओपिनियन भी मिल जाए, यहाँ से भी मॉर्निंग वाले वीडियो में से भी। तो दोनों वीडियो इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से निचोड़ लिया करो, पूरा इस्तेमाल करा करो। सारे करंट अफेयर आपके कवर हो रहे होते हैं दोनों वीडियोज़ के अंदर में। और इसी बात पर मेक श्योर करना जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल है क्या बात करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल होता है ना, इसको हमें वापस से एक बार देखने की ज़रूरत है। इसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, हम कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। क्या कमियां हैं वो समझेंगे। तो एक अच्छा आर्टिकल है, खासकर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली एक चीज़ न्यूज़ में आती है, एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। इनकी एक किताब आती है जिसका नाम है फ्रॉम रूल बाय द लॉ टू द रूल ऑफ लॉ। एक बुक यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस बुक ने क्या किया, कुछ सजेशन दिए हैं। सजेशन ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम है ना, इनकी पोस्ट के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर लेकर आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी इन पोस्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कुछ पावर्स के बारे में बताता हूँ कि इनके पास में क्या क्या पावर्स आती हैं। सबसे पहले इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड एंड रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये वाला मामला भी इन्हीं के अंडर में आता है। उसके बाद में इनका काम क्या है, सुपरवाइज करना लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, पुलिस मैटर हो गए, लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि कोई हथियार वगैरह का लाइसेंस है वो भी यहाँ पर यही लोग प्रोवाइड करवाते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस का कंडक्ट करवाना, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर काम करना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, चीफ इंफॉर्मेशन ग्रीवेंस रिट्रेसल ऑफिसर की तरह काम करना। इन सारे कामों को रेगुलेट करने का काम, या फिर इन सभी ऑफिसर्स को भी आप कह सकते हो सुपरवाइज करने का काम किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट हेड का होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां किसके ऊपर आती हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर आती हैं। तो अगर मान लो कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो उस समय पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, उनको तैनात करना, वो सारी पावर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में आती है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जो कि अलग अलग प्रकार के लाइसेंस को जारी करती है। अब कैसे, जैसे हथियार को लेकर लाइसेंस देना, कुछ बॉम्ब को लेकर यहाँ पर लाइसेंस देना, सिनेमेटोग्राफी को लेकर लाइसेंस देना। तो अलग अलग प्रकार के लाइसेंस भी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसी की बॉडी के अंदर में आते हैं, नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि अलग अलग प्रकार के लाइसेंस को भी इशू करने का काम करती है। बहुत सारे राज्यों में आप देखोगे ना, तो वो जो कलेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, इनका काम है कि मेजोरिटी ऑफ जो अथॉरिटी होती है उसको सुपरवाइज करना। इनके पास में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं इनको। ज़्यादातर राज्यों में आप देखोगे जो जेल होते हैं ना, जेल का प्रॉपर मैनेजमेंट करने का काम भी इन्हीं के पास में होता है ना। तो ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप कह सकते हो इनके पास में और पावर्स आती है, किसी को डिटेंशन में रखना,
कस्टडी में लेना किसी को, तो वो सारी पावर्स भी यहाँ पर आपको इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में देखने को मिलती हैं। तो ये तो मैंने आपको बहुत छोटे से शब्दों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ज्यूरिसडिक्शन बताई कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम ये कर सकते हैं। बट अब जो ये राइटर है, जो बुक है, ये बुक ये बोलती है कि हमें ज़रूरत है कि इनका जो रोल है ना, इसके अंदर वापस से रिस्ट्रक्चरिंग करना, कुछ चेंजेस करना। क्यों, उसको समझते हैं। पहला रीज़न क्या है, देखो हुआ क्या है कि जो भारत का पूरा लीगल सिस्टम है, पूरा आपको जो कानून वाला सिस्टम देखने को मिलेगा ना, इसके अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंग्रेज़ों के टाइम की है। इनफैक्ट इंडियन पिनल कोड 1860 मतलब इस समय का है, अंग्रेज़ों के समय की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि हमारे पास में एक मॉडर्न संविधान है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ों के समय से चलती हुई आ रही हैं। तो आप देखोगे ना, एक प्रॉब्लम ये भी नजर आती है, ये तो मैंने समझाया नंबर 1 प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। यानी इसकी पोजीशन ये अलग अलग, जब देश के अंदर जब अलग अलग जगह पर जाओगे ना, तो अलग अलग नाम से जानी जाती है पोजीशन। कहीं पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कहीं पर कुछ और, कहीं पर कुछ और बोल रहे हैं। तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि सभी जगह पर एक जैसा नाम है नहीं। क्योंकि आप देखोगे दिक्कत यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है, ये कैसे हो रही है, ये ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम के थ्रू हो रही है ना। ऑल इंडिया सर्विस ऑब्वियस ही बात है, पूरे इंडिया के लेवल पर यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं नाम भी सेम होने चाहिए। सभी जगह पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली पोजीशन ही होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर नाम अलग हो जाते हैं। तो इससे इनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगते हैं, वो भी यहाँ पर राइटर बोलते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि सही से पावर बटी हुई नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पावर को लेकर, वो लोकल बॉडीज़ के पास में नहीं देखने को मिलेंगी, है ना। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में ये मेंशन किया गया कि जो आर्टिकल 50 हमारे संविधान का, वो ये बोलता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। यानी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जुडिशरी है ना, इसको एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह से अलग रखना होगा पब्लिक सर्विस के मामले में। अब ये क्या है, देखो एक तो होता है लेजिस्लेटिव जो कि लॉज को बनाता है, कानून बनाता है, यानी पार्लियामेंट हमारा जो है वो सारे कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो कि उसको लागू करने में मदद करता है, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये सब यहाँ पर इसको लागू करने का काम करते हैं, है ना। ये आता है एग्जीक्यूटिव। फिर आता है जुडिशरी के अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो जो कोर्ट्स वगैरह हैं, कोर्ट वगैरह इंश्योर करता है कि जो कानून बनाए गए हैं और ये लागू कर दिए गए हैं, अब ये सही से चलते रहें, इसका कोई हनन ना होगा तो फिर यहाँ पर कोर्ट में मामला खींचा जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का काम आपको देखने को मिलेगा। तो बोला यह जा रहा है कि सर करना क्या चाहिए, हमारा संविधान मेंशन करता है कि हमेशा क्या करना होगा, जो जुडिशरी है ना, इसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना होगा, है ना। ये जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये अलग अलग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाला काम भी ले ले या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव वाला काम छीन के अपने आप से करने लगे। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है कहीं कहीं पर जो पावर्स है ना, वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास में नहीं जा रही हैं, और कहीं कहीं पर जो पावर्स है वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने हाथ में भी ले रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं नजर आनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है, इनको यहाँ पे हम इन दोनों को ही सेपरेट रखना होगा। ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली की जाती है। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो क्या क्या सुझाव दिए हैं ये मैंने आपको समझा दिया, बाकी न्यूज़ क्या थी ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर करवा दिया। अगला आर्टिकल, तो आज को जो आपने थंबनेल देखा है ना, नई राज्य की मांग, वो बेसिकली इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। हम बात करने वाले हैं ग्रेट त्रिपुरा लैंड के बारे में। आपने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो अभी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न्यूज़ में है। तो ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है ना, ये एक जगह की मांग की जा रही है कि हमें ये एक अलग से राज्य बनाकर दे दिया जाए। ये मांग कहाँ पे चल रही है, त्रिपुरा के अंदर है। त्रिपुरा जो कि बेसिकली आपको एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिलेगा। सब कुछ आगे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो त्रिपुरा के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जो चीफ है ना, इन्होंने अभी 2 दिन का धरना किया जंतर मंतर पर, और डिमांड करी है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की कि भैया एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हमें बनाकर दे दिया जाए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसका यह है, यानी इस एरिया की जो मांग की जा रही है ना, वो इसलिए की जा रही है ताकि जो वहाँ के त्रिपुरा लैंड के अंदर जो उनकी इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी जो ट्राइब्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन दी जा सके। क्योंकि आज के समय पर उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी आगे हम समझेंगे। तो इशू क्या है पहले हम इसको समझते हैं। तो पार्टी ने, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड ये करी है कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनाकर दे दिया जाए, त्रिपुरा में ही एक अलग से राज्य बना के दे दिया जाए, जिसका नाम होगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड।
किन के लिए होगा? वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए होगा। और इसलिए यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि जो सरकार है वो क्या करे, इसमें से एक अलग से राज्य निकाल कर दे दे, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर प्रोविजंस हैं अलग राज्य बनाने के। तो इनका इस्तेमाल करके इनको एक अलग से राज्य बनाकर दे दिया जाए। ये बेसिकली यहाँ पर त्रिपुरा के पॉलिटिकल पार्टी की मांग है। अब होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। त्रिपुरा को जब आप लोग मैप में देखते हो तो एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पर जब आप लोग त्रिपुरा को देखते हो ना, तो आपको यहाँ पर ही त्रिपुरा देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। और इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा 7 सिस्टर्स हैं। और यहाँ पर सिक्किम मिला दोगे तो यहाँ पर एक ब्रदर है। 7 सिस्टर्स में आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, देन उसके बाद में नागालैंड, देन इधर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और इधर यहाँ पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा कितने देशों के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है? एक देश, केवल और केवल एक देश, वो है बांग्लादेश। तो यहाँ सब बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में त्रिपुरा अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर ये हमारे आगे अगले राज्य ही हैं, मिजोरम और यहाँ पे उसके बाद में असम, इनके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। वैसे यहाँ पर मैं अलग से देश की बात करूँ तो बांग्लादेश के साथ में त्रिपुरा अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। बात क्लियर हो गई। ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये चिकन नेक कॉरिडोर से ज्वाइंट हुआ है। ये आपको यहाँ पर एक जो पतला सा रास्ता देखने को मिलता है ना, इसी को हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चिकन नेक कॉरिडोर के इधर सिक्किम है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात क्लियर हो गई। चलो, त्रिपुरा की आपने लोकेशन देख ली है। तो इसी त्रिपुरा के अंदर एक बड़ा सा एरिया मांगा जा रहा है, एक बड़ा सा एरिया कहा जा रहा है कि ये एरिया हमें दे दिया जाए। अब कौन सा एरिया मांगा जा रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ। त्रिपुरा के अंदर वो एरिया मांगा जा रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा त्रिपुरीज रह रहे हैं। त्रिपुरा के अंदर टोटल 19 ट्राइब्स हैं। कितनी? 19 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली ट्राइब है ना वो है त्रिपुरीज। त्रिपुरीज सबसे ज़्यादा संख्या में 5.92 लाख या फिर आप कह सकते हो 6 लाख के आसपास वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2011 का सेंसस था, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 6 लाख के आसपास त्रिपुरीज त्रिपुरा के अंदर रहते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो है ब्रू और रियांग। फिर उसके बाद में है यहाँ पर जमातियास। बट अभी जो त्रिपुरीज हैं इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो त्रिपुरीज की संख्या बहुत ज़्यादा है और आज के समय पर काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर त्रिपुरीज का ही देखने को मिलता है। इस त्रिपुरा के अंदर में काफ़ी बड़े एरिया में वो लोग रहते हैं। तो जिस भी एरिया में रहते हैं 2/3 एरिया जो है बेसिकली ये लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे दिया, इसको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का करार दे दिया जाए, इसको एक अलग राज्य बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल त्रिपुरीज जो है ना उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, वहाँ की बेसिकली जो ट्राइब्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो एरिया मांगा जा रहा है जिस एरिया के अंदर आपको TTADC देखने को मिलेगा, यानी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलेगा। आज के समय पर जो भी हमारे पास में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, इन स्टेट्स के पास में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। वो कौन कौन से हैं? ATMM, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ATMM मतलब असम, उसके बाद में त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां जिनके पास में खुद का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इनको अलग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाकर दिया गया है, जिसके तहत इनके पास में पावर्स है अपने पास में लॉज वगैरह बनाने की, ठीक है ना। तो इनको अलग से पावर्स दी गई हैं इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत। तो इस मिजोरम के अंदर जितने एरिया में वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उतने एरिया में मांग की जा रही है, त्रिपुरा के अंदर जितने एरिया में एक काउंसिल है उतने एरिया में मांग की जा रही है कि हमें वो एरिया अलग से बनाकर दे दिया जाए, अलग से हमारे लिए वो राज्य बना दिया जाए जिसका नाम होगा ग्रेट त्रिपुरा लैंड। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये लोग मांग क्यों कर रहे हैं ये अभी तक हमने नहीं समझा, बस खाली ये समझा है कि हाँ मांग की जा रही है, किन के थ्रू की जा रही है वो हमने समझ लिया। अब क्यों कर रहे हैं उसको समझने से पहले आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा, क्यों मांग की जा रही है। सबसे पहले आप त्रिपुरा का देखोगे ना तो त्रिपुरा बेसिकली एक किंगडम हुआ करता था जिसको रूल किया जाता था माणिक्य डायनेस्टी के थ्रू। अब लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 13th सेंचुरी से यहाँ पर इसको रूल किया गया। बाद में देश आज़ाद होता है 1947 में, और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद में 1949 में आप देखोगे ना तो त्रिपुरा ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया भारत सरकार के साथ में, यानी त्रिपुरा भारत में आके जुड़ जाता है 1949 में। बात क्लियर हो गई। अब भारत के अंदर जुड़ गया तो यहीं से आप देखोगे कहीं ना कहीं त्रिपुरा की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है ना उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 1947 हो गया, फिर 1971 के अंदर जो वॉर थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, आपको पता होगा है ना। 1971 से पहले, ध्यान रखना 1971 से पहले ये मैप कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता था। ये बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, 1971 से पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ये वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे 1971 की जो वॉर हुई थी उस वॉर के बाद में, उस युद्ध के बाद में यहाँ पर ये बांग्लादेश बना था, है ना, अलग से देश बनकर आया था। तो
इस समय पर जब ये हालात बहुत बेकार हो रहे थे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो यहाँ से बहुत सारे लोग निकल निकल कर त्रिपुरा में जा रहे थे। अब आपको बात क्लियर हुई? तो यहाँ से ढेर सारे लोग निकल निकल कर कहाँ जा रहे थे? त्रिपुरा के अंदर जा रहे थे। अब जब वो लोग निकल निकल कर वहाँ पर पहुँच रहे थे तो इससे हो क्या रहा था कि वहाँ की त्रिपुरा की जो खुद की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है उनको वहाँ से हटना पड़ रहा था, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था। और ऐसा यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ती चली गई तो आप इमेजिन करो कि 1881 में त्रिपुरा की जो खुद की इनकी ट्राइबल की पॉपुलेशन थी वो 63.77% के आसपास थी, लेकिन ये पॉपुलेशन 2011 में कम होकर 31.80% के आसपास बची। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर घुस रही थी त्रिपुरा में, जिससे वहाँ की खुद की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। और कम होने के साथ साथ बाद में यहाँ पर इनके एरिया छीने जाने लगे, इनको हटाया जाने लगा, मतलब खुद का ही एरिया और इन्हीं को हटाया जाने लगा, ज़बरदस्ती हटाया जाने लगा। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ चुकी थी। तो जिसके बेसिस पर अब यहाँ पर ये लोग मांग ये कर रहे हैं कि हमें एक अलग से त्रिपुरा लैंड दे दिया जाए जहाँ पे हम सुकून से रह सकें। ठीक है ना, बात आपको क्लियर हुई? अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ऐसा है? हाँ। तो त्रिपुरा लैंड के बारे में आपने सुन लिया, ऐसे ही पता है ना, और अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग एरिया की मांग चलती है। जैसे आपने नागालैंड का सुना होगा, नागालैंड की मांग की जाती है। नहीं पता है? मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ। नागालैंड भी क्या करता है? नागालैंड की मांग करता है। नागालैंड मतलब देखो, नागालैंड वैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्या कहता है ना कि मुझे नागालैंड चाहिए। नागालैंड में पता है ये क्या क्या मांगता है? असम का कुछ हिस्सा मांगता है, मणिपुर का कुछ हिस्सा लेता है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा मांगता है, और ये लोग म्यांमार का हिस्सा ही मांगते हैं, बराबर वाले देश का, जबकि वो मिलने का कभी है भी नहीं। तो म्यांमार वाले देश का भी हिस्सा मांगते हैं। ये कहते हैं कि जितना डार्क एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया हमें दे दिया जाए, अलग से ग्रेटर नागालैंड में हम इसको बनाएंगे। ठीक है ना, ये एरिया आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। असम के अंदर बोडोलैंड का इशू देखने को मिलता है। अब मैं बराबर में लेकर चलूँ तो यहाँ पर आपको ये असम का मैप देखने को मिलेगा। असम में जो ऊपर के यहाँ पे 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी। तो इन चारों को एक करने की मांग की जाती है। ये लोग ये चारों एक साथ मांग ये करते हैं कि हमें बोडोलैंड बनाना है, बोडोलैंड नाम का एक अलग एरिया बनाना है। तो इन चारों को मिलकर अलग कर दिया जाए, ये मांग की जाती है। ठीक है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे वही आपको देखने को मिलेगी। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग मांग करने की बात की जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। ये मैंने आपको अलग से समझा दिया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बात ये आती है, क्या हमारी पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो एक नया राज्य बना सकती है? क्योंकि राज्य की मांग चल रही है। अगर मान लो एक नया राज्य बनाकर देना हो तो क्या हम बना सकते हैं? और बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो हमारे संविधान के अंदर पावर्स देखने को मिलती हैं। पार्लियामेंट के पास में जो पावर आती है ना, वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत यहाँ पर सारी की सारी पावर्स हमारे पार्लियामेंट के पास में आती है। तो पार्लियामेंट यहाँ पर क्या कर सकता है? एक लॉ के माध्यम से, जैसे आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट एक कानून के माध्यम से किसी एरिया को अपने भारत में ऐड कर सकता है या एक नया राज्य बना सकता है टर्म्स और कंडीशंस पर। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे भी वो सही समझे उसके बेसिस पर किसी नए राज्य को बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर किसी एरिया को इंडिया में ऐड कर सकते हैं। यह आर्टिकल 2 के अंदर पावर है। जैसे सिक्किम की बात करें तो जो स्टेट है ना, जो राज्य सिक्किम आपको देखने को मिलेगा, ये पहले भारत में था ही नहीं, ये बेसिकली बाद में हिस्सा बनता है भारत का। आर्टिकल 2 के तहत हम सिक्किम को इंडिया का हिस्सा बनाते हैं। तो आर्टिकल 2 के तहत पावर मिल जाती है। फिर आर्टिकल 3 के तहत भी पावर मिल जाती है, जहां पर जो पार्लियामेंट है वो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के, मतलब इनके पास में पावर आ जाती है कि ये जो स्टेट है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसका ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, नाम वगैरह चेंज करने की पावर्स भी यहाँ पर पार्लियामेंट के पास में आ जाती है आर्टिकल 3 के तहत। तो आर्टिकल 2, 3 एक जैसे काम करते हैं। इनके पास में पावर्स है कि यहाँ पर एक नया राज्य को क्रिएट किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? तो अब आप एक बात और सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, चर्चा इतनी होती नहीं है, लेकिन हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया क्या? सरकार ने अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव उठाए। जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इनको देने की कोशिश करी। जब यहाँ पे मांग उठती है कि हमें एक अलग से एरिया चाहिए, तब सरकार ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है। जब यहाँ मांग उठी तो उनको कहा गया आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ले लो। तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाता है ना, ये संविधान के अंदर 6 शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। संविधान के 6 शेड्यूल के तहत ये जो 80 mm करके मैंने आपको बताया था 4 राज्य, यहाँ पर आपको ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलेगा। ना ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसके तहत होता क्या है कि इनको पावर मिल जाती है कि अपने लिए कुछ लॉज वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकते हैं। तो बेसिकली इनको प्रॉपरली राइट्स मिलते हैं, ऐसा आप कह सकते हो।
तो आज के समय पर जो त्रिपुरा के अंदर इनका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, उसके अंदर टोटल 30 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 28 इलेक्टेड हैं और 2 गवर्नर ने नॉमिनेट कर रखे हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा इशू बता दिया है त्रिपुरा और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वाला क्या है मामला। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में चर्चा की जा रही है। इसका मतलब क्या समझते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर विदेश में पहुँचते हैं इस नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट को बधाइयाँ भी देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको बधाइयाँ देती हैं, वो सब यहाँ पर चलता है मामला। तो मतलब कहने का मतलब है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो न्यूज़ में आ चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए स्कीम है क्या। स्कॉलरशिप का सबको पता है, जब यहाँ पे आप लोग स्कॉलरशिप वगैरह फॉर्म वगैरह भरते हो तो सरकार की साइड से आपको कुछ पैसा मिल जाता है ना। तो उसी की यहाँ पर बातचीत की जा रही है। तो ये जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है ये क्या है। ओवरसीज जो वर्ड आ रहा है ना, आप इसे समझ रहे होंगे, यानी अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करने विदेश में जाना चाहता है और उसको यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो बेसिकली वो उसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उसको सपोर्ट मिलता है, सरकार उसको सपोर्ट करती है अगर वो विदेश में जाकर पढ़ना चाहता है तो ये जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है ना, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अगेन केंद्र सरकार यहाँ पर सारा का सारा जो फंडिंग है वो देती है, ताकि जो लो इनकम स्टूडेंट्स हैं जिनकी इतनी अच्छी कमाई नहीं है ना, और वो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, डिनोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, या लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, या ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, अगर ये सभी लोग हैं तो इनको सरकार सपोर्ट करती है विदेश में पढ़ने के लिए। तो ये स्कीम क्या करती है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। पहले कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि यहाँ पर अलग अलग लेवल पर कोर्स करना चाहते हैं, है ना। कोई यहाँ पर मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहता है, पीएचडी कोर्स करना चाहता है बाहर की विदेश की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे उनकी सरकार की मान्यता हो। तो बेसिकली उसमें हमारी सरकार इस नेशनल ओवरसीज स्कीम के तहत एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे आप देखोगे हर साल सिलेक्शन ईयर में बात करें तो 125 फ्रेश अवार्ड्स दिए जाते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जाते हैं जिनको एक सपोर्ट मिलता है इस स्कीम के तहत। अब बात ये ध्यान रखना, इस स्कीम के अंदर में मतलब इस स्कीम को लागू कौन करता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये जो बॉडी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, ये लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्कीम को लागू करते हैं। इसके अंदर रिजर्वेशन है, 30% यहाँ पर वेमेन कैंडिडेट्स के लिए जगह छोड़ी गई है। तो 30% यहाँ पर वेमेन के लिए भी जगह है कि उनको यहाँ पर मतलब 30% जगह तो वेमेन के लिए ही रखी गई है कि उनको भी यहाँ पर अब्रॉड भेजा जाएगा अगर वो पढ़ने जाती हैं तो सरकार यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। बात क्लियर हो गई। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो जो भी यहाँ पर आप लोग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दोगे ना तो उसके अंदर एटलीस्ट यहाँ पे जो 60% मार्क्स है वो होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये आपने समझा नेशनल ओवरसीज स्कीम के बारे में, तो स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस खाली ध्यान रखना ये कैसे खासकर कौन इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, रिजर्वेशंस ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये किन किन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट है तो क्या है समझना है इसको डिटेल से। तो हुआ क्या है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का। ये 200 मिलियन यूएस डॉलर की एक स्वैप एग्रीमेंट की फैसिलिटी हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है किसको, मालदीव्स को, ठीक है ना। तो मालदीव के साथ में ये इस मालदीव की जो एक तरीके से मॉनेटरी अथॉरिटी है ना, इनके साथ में 200 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप फैसिलिटी एग्रीमेंट भारत ने साइन किया है, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये बेसिकली सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत किया गया है। सार्क के बारे में आपको पता होगा, सार्क जो कि बेसिकली यहाँ पर एक बॉडी देखने को मिलती है जिसके अलग अलग मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मेंबर्स देखने को मिलेंगे। इन मेंबर्स को याद रखने की ट्रिक है MBBS पेन। MBBS पेन बनकर मतलब क्या है, M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान और I से इंडिया। तो ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। नीचे यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो मालदीव्स देखने को मिलेगा। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली सार्क की मेंबर्स हैं। बात क्लियर हो गई। सार्क का हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। इस एसोसिएशन को यहाँ पर बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। क्लियर हो गई बात। और इसके मेंबर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। तो इन कंट्रीज़ के साथ में यानी इन कंट्रीज़ ने क्या किया, भारत के साथ में यानी कि जो भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लिया। बात यह है कि सर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है। देखो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है ना, करेंसी एक्सचेंज की जाती है
अब सपोज़ यहाँ पे ये मालदीव्स है, या अभी जैसे रिसेंटली श्रीलंका को हमने सपोर्ट प्रोवाइड करवाया था, लगभग यहाँ पर श्रीलंका को $400 मिलियन दिए थे इस करेंसी स्वैप अग्रीमेंट के तहत, क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे क्राइसिस हो रहे थे, उनके पास में प्रॉपर पैसा नहीं था। अब सपोज़ यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, कुछ सामान खरीदना है इंडिया से, तो उनके पास में पैसा है नहीं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली इंडिया से कुछ इंडियन रुपी ले रहे हैं और यहाँ पे उसके बदले में कुछ और डॉलर वगैरह जो भी है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवा देंगे बाद में, जब उनके पास में पैसा आएगा, इकोनॉमी वगैरह थोड़ी ग्रो कर जाएगी। तो इकोनॉमी डाउन है, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया जाता है। अपने आप को सपोर्ट करने के लिए जो कंट्री है वो ये फैसिलिटीज़ को लेती है और इसके तहत यहाँ पर फिर बाद में क्या होता है, ये करेंसी में ही, दूसरी करेंसी में ही जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवा देती है जिससे भी पैसा लिया है। जैसे आरबीआई ने अभी मालदीव्स को पैसा दिया, तो मालदीव्स अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको निपटा कर जो है बाद में वो पैसा रिटर्न कर देगा, जैसे डॉलर या इंडियन रुपी में वो पैसा रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली करेंसी का यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी बोलते हैं। कब किया जाता है, जब किसी देश में करेंसी क्राइसिस आ रहा होगा, तो प्रॉब्लम जब आ रही है तो तब उस समय पर यहाँ पर ये करेंसी एक्सचेंज की जाती है। अब आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है इस स्वैप फैसिलिटीज़ को लेकर, तो ये आपको पता होने चाहिए। क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। ये जो सार्क कंट्रीज़ है ना, अच्छा अभी तक मैंने सार्क की फुल फॉर्म नहीं बताई ना, शायद बता दी, नहीं बताई, चलो बता देता हूँ यार। फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास में ब्रिक है, बिम्स्टेक है, वैसे यहाँ पर एक सार्क ग्रुप भी देखने को मिलता है, आसियान है, वैसे यहाँ पर सार्क है। तो सार्क के साथ में हम लोगों ने क्या किया है, करेंसी स्वैप फैसिलिटी को लेकर आए थे। कब आई थी ये फैसिलिटी, 15 नवंबर 2012 में इस फैसिलिटी को लेकर आया गया था। यानी ये था इसके अंदर कि अगर मान लो ये जो सार्क के अंदर जितने भी देश इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, करेंसी क्राइसिस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है। आरबीआई से ये $2 बिलियन तक ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो ये 8 कंट्री 8 $2 बिलियन उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। 8 कंट्री के लिए $2 बिलियन है, ठीक है ना। मैक्सिमम जैसे कि मिनिमम ये लोग $100 मिलियन तक पैसा ले सकते हैं और मैक्सिमम $400 मिलियन तक उठा सकते हैं। ये $2 बिलियन 8 के लिए, ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए $2 बिलियन नहीं है। इतना सपोर्ट यहाँ पर सभी कंट्रीज़ के लिए है कि हाँ आरबीआई इतने तक का सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है, एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट के तहत ये पैसा दे सकता है। और इसके बदले में जो मतलब वापस जो ये लोग रिटर्न करेंगे वो डॉलर, इंडियन रुपी, जिसमें रिटर्न करना चाहे वो रिटर्न कर सकते हैं, यूरो वगैरह जो भी रिटर्न करना चाहते हैं वो रिटर्न कर सकते हैं। तो करेंसी यहाँ पर एक्सचेंज का बात आती है, इसी को हम लोग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर सपोज़ मतलब कि वो डॉलर देकर इंडियन रुपी ले सकते हैं, तो इस प्रकार से करेंसी एक्सचेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस सार्क वाली फैसिलिटी के अंदर में। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये केवल सार्क मेंबर के साथ में साइन करी गई है, ये आपने ध्यान में रखना है जब भी सार्क वाली फैसिलिटी की बात आएगी। वैसे भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो सकता है, बट यहाँ पर सार्क के साथ में ये फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाया गया है। और कैसे आरबीआई यहाँ पर किस किस प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है मैंने आपको बता दिया। $2 बिलियन तक का ये सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है, बट हर एक को $2 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंड इतने का तैयार किया है, इस फंड में से कुछ कुछ पैसा यहाँ पर उठा सकते हैं ये देश इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत, ठीक है ना। तो इनको सपोर्ट मिल सकता है, बाकी बाद में ये जो है वो हमें ये पैसा रिटर्न कर देंगे। मैंने आपको बताया करेंसी एक्सचेंज जो करना होता है बेसिकली इसी को हम लोग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आई होप गाइज आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये जो भी इश्यूज़ थे, मतलब छोटे छोटे आर्टिकल्स थे, कुछ कुछ बड़े बड़े आर्टिकल्स थे, तो ऑलरेडी थंबनेल मेंशन है, शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़, पॉलिटी है तो वो भी न्यूज़ में है। तो अगर न्यूज़ में तो सब कुछ आपका कवर किया जाता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।